हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमी के एक नए चैप्टर की, जो है हमारा रूरल डेवलपमेंट। जी हां, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि देखिए हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्बनाइजेशन सब कुछ बात कर ली, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स मेड किए रूरल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। जरा देखिए क्या बताना चाह रहा है बच्चा। चैप्टर रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले बात हो रही है चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंज गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे थे। उसके बाद बच्चा सेकंड है द लिंगरिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हमें बेसिकली इस चैप्टर में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या बाधाएं और क्या क्या समस्याएं आ रही थी और किस तरीके से गवर्नमेंट ने उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। तो आज के इस चैप्टर में चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज हमसे पूछी जा रही है बच्चा, क्या व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन्स। देखिए ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। बच्चा सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जाता है व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन्स। रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। गांव देहात के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनके लिए एक एक्शन प्लान डेवलप करना जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करे, मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमी का हो, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वहां पर हेल्थ स्टैंडर्ड डेवलप्ड हो, सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र में। क्लियर है बच्चा? आगे देखो क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहली चीज जो रूरल समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, या हम कहें ग्रामीण या रूरल एरिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा था, वो था लिंगरिंग चैलेंज। बच्चा लिंगरिंग चैलेंज का मतलब था सुस्त, बहुत धीमा पड़ा हुआ सेक्टर, मतलब ये बढ़ के नहीं दे रहे, एकदम सुस्ताई वर्ग नहीं होता, उसको लिंगरिंग कह देते। क्या? रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केट आर द टू मेन लिंगरिंग चैलेंज। देखिए पहली चीज, गांव देहात में इतना इजीली एक्सेसिबल क्रेडिट फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि इतने ज्यादा बैंक नहीं थे, इतनी ज्यादा रूरल क्रेडिट की अवेयरनेस किसानों के अंदर नहीं थी, या आप ये कह लीजिए जो क्रेडिट सिस्टम था वो ज़्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर ऑपरेट कर रहा था, जिसमें किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज़ रूरल मार्केट। बच्चा गांव देहात की मार्केट जो थी वो ज़्यादातर मिडलमैन और एजेंट्स ने अपने काबू में ले रखी थी, जिससे किसानों को उनकी एक्चुअल कल्टीवेटेड प्रोडक्ट का जो फेयर रेट है वो नहीं मिल पाता था। ज्यादातर किसानों ने उन एजेंट से, उन मनी लेंडर्स से कर्ज ले रखा होता था, तो वो बेचारे बाउंड होते थे या फोर्स किया जाता था कि आप उन्हीं को माल बेचिए जिनसे आपने कर्ज लिया, और वो भी रेट मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं लगाते थे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं था ग्रामीण क्षेत्रों में। ये दो मेन लिंगरिंग चैलेंज। बच्चा अगर कभी भी आपसे पूछे लिंगरिंग चैलेंज तो आप बता के आएंगे टू। फर्स्ट वन रूरल मार्केट, सेकंड वन रूरल क्रेडिट। तो बच्चा जब भी आपसे इमर्जिंग चैलेंज की बात करें तो आप 4 पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 1, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच कनेक्ट रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। सेकंड, लैक ऑफ पावर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया। सेकंड नंबर पर बच्चा आप बात करेंगे लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। एंड फोर्थ नंबर पर आप बात करेंगे एग्रीकल्चरल रिसर्च। बच्चा एग्रीकल्चर पर इतनी ज्यादा रिसर्च या इतना ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं था, या गवर्नमेंट भी इतना खर्च नहीं कर रही थी। अब सरकार चाहती थी कि हमें इन फैक्टर्स को जड़ से उखेड़ के फेंक देना है। तो चलिए जरा आज का सबसे पहले हम बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंज में। चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट मींस क्रेडिट फॉर फार्मिंग। Credit is lifetime of farming activity in rural area, and because of two reasons, most farmer families in India are small. बच्चा याद रखिए ग्रामीण क्षेत्रों की अगर कोई लाइफलाइन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रूरल क्रेडिट है। बिना उधार के किसान बिना उधार के खेती नहीं कर सकता, ये एक लाइफलाइन है। और इसके पीछे सबसे बड़े 2 कारण क्यों हैं? पहला, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनल। गांव देहात में खेती करने वाले ज्यादातर लोग या तो छोटे और बहुत लो लेवल पर खेती करते हैं, उनकी जमीन बहुत लो है, या वो मार्जिनल किसान है। तो इसीलिए बच्चा याद रखिए, इसीलिए उनको कर्ज लेना पड़ता है, ताकि वो कर्ज लेके
बीज लगा सके, फसल उगा सके और फिर उस फसल से अपना सर्वाइवल और वो कर्ज चुका सके। पर ज़्यादातर किसान ग्रामीण क्षेत्रों में एक डेट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। अभी इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, द जेस्टेशन लैग बिहाइंड शोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉपिंग क्वाइट लॉन्ग। देखिए जो एक गैप है ना, जब फसल लगी, बुआई, उगाई, कटाई, ये एक पूरी साइकिल है। मतलब पहले फसल लगाई जाती है, अब लगने से पकने तक, फसल खड़ी होने तक का जो बीच का गैप है, अब यहाँ पर किसान कोई और वर्क तो कर नहीं रहा है, तो इस समय तक क्या परिवार खाएगा नहीं, भूखों मरेगा। उसको चलाने के लिए, घर को, अपने बेसिक नीड को फुलफिल करने के किसान को बेचारे को कर्ज लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि फसल पकेगी तभी वो किसी काम की है, तब तक वो जमीन उसे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इसलिए अपनी एक ऑपरेटिंग साइकिल को चलाने के लिए किसान कर्ज लेते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, जिनके कारण से हमें लगता है कि गांव देहात में रूरल क्रेडिट एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। पर वहां पर इतनी ज्यादा बैंकिंग फैसिलिटी उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो ज्यादातर रूरल क्रेडिट का जो जंजाल फैलाया हुआ था वो बच्चा नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर ने फैलाया था। याद रखिए किसने? नॉन इंस्टीट्यूशनल। सबसे पहली चीज क्या कह रहा है, टाइप ऑफ क्रेडिट में शॉर्ट टर्म क्रेडिट। बच्चा जो क्रेडिट 6 महीने या 1 साल की अवधि के अंदर के हों उनको आप कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। सेकंड, मीडियम टर्म क्रेडिट, जो 2 से 3 साल तक की अवधि के हों उन्हें कहा जाता है मीडियम टर्म क्रेडिट। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। अब जब फसल लगानी है तो बच्चा बीज खरीदना पड़ेगा। अब फसल लगा दी, बीज लगा दिया, अब उसमें कीटनाशक डालना पड़ेगा। इन सब के लिए किसान थोड़े थोड़े पैसे लेता रहता है। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम बात करते हैं मीडियम टर्म की बच्चा, तो जैसे आपको परचेज करनी है बड़ी बड़ी मशीन, वो हार्वेस्टिंग मशीन है, वो खरीदनी है, या हो सकता है आपको कंस्ट्रक्ट करना हो कुछ, या डिगिंग और वेल, कोई कुआं खोदना हो, उसके लिए लोन लेना पड़े। ये सब चीजें जो है ये मीडियम टर्म के लिए किसान लोन लेता है इन कारणों की वजह से। फिर लॉन्ग टर्म, जो 5 साल से ऊपर के लोन हो बच्चा, उन्हें हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। सबसे पहली चीज, द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। अगर कोई आप दूसरी जमीन की खेती खरीदना चाह रहे हैं उसके लिए, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंड, या जो अभी आपकी जमीन है वो इतनी ज्यादा उपजाऊ या बंजर नहीं है, तो उसके लिए आपने जेसीबी मंगाई, उसकी पूरी खुदाई करी, पूरा उसका सॉइल एक ऊपर से नीचे तक पलटाया गया, साथ ही साथ उसमें इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगा दिए या बोरिंग करा दिया। तो इन सब के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट से आता है। किससे आता है? याद रखिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा समय के लिए जो कर्ज लिया जाए वो लॉन्ग टर्म है। 3 से 5 साल के लिए जो हो वो मीडियम टर्म है, और 1 साल के अंदर जो हो या 1 से 2 साल का हो तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में देखा जाता है। द क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मर में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। देखिए प्रोडक्टिव का मतलब क्या है, जो खेती के लिए जरूरी है, जिसके बिना खेती नहीं पॉसिबल है, यानी कि बीज लगाने के लिए आपने कुछ कर्जा ले लिया या फर्टिलाइजर के लिए, ये सब प्रोडक्टिव है, इनसे आउटपुट निकलेगा। पर अनप्रोडक्टिव क्या है? फसल लग गई, अब घर को चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, बिटिया की पढ़ाई के लिए किसान को पैसे की जरूरत है, लड़के की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो इन सब के लिए किसान कर्ज लेता है। मान लो उसका बाप बीमार है, अब वो अकेला खेती करने वाला है, तो अब उसे फिर कर्ज लेके अपने पिताजी का इलाज कराना पड़ेगा। माँ बीमार है, ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं ये कभी भी कैसे भी आ जाती हैं। कोई परिवार में समस्या हो गई, कोई मर गया, कुछ है, शादी ब्याह, इन सब के लिए जो कर्ज लिया जाता है वो अनप्रोडक्टिव कर्ज में आता है। अब अगर हम बात करें बेटा सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट की, तो एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। ऑफ द 2 नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आर द कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल सोर्स। याद रखिए मैं बता रहा था कि जो सबसे ज्यादा कन्वेंशनल इजीली मिलने वाला सोर्स था, जहां से लोन मिल सकते थे, या जो बहुत पुराना सिस्टम था, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था। देखिए इसमें क्या होता था, जो बड़े बड़े रईस थे, एजेंट थे, या कह लीजिए आप साहूकार वगैरह थे, ये सब किसानों को छोटे छोटे अमाउंट में लोन देते रहते थे, उस पर ब्याज भी लेते थे। अब क्या हुआ, जैसे किसान बार बार आता है आप ही के पास से लोन लेता है, तो उसको ये लगता है कि जब मेरी भीड़ भगत की जरूरत पड़ती है तो भाई साहब ये साहब हैं, हमें लोन दे देते हैं। तो अब जब फसल कटने की बात आई तो वो उस पर एक इमोशनल प्रेशर डालता है कि भाई जब तुम्हें ज़रूरत थी हमने तुम्हारी मदद करी थी, अब फसल किसी और को मत देना। अब वो आया, फसल की बात हुई तो पता चले फसल का रेट लग रहा है 1200 रुपये टन, पर वो कह रहा है 800 रुपये में दे दो। तो बताओ, अब तुम अगर किसी और के पास जाओगे तो वो तुम्हें यहाँ पर किसान को ये कह के जब जरूरत पड़ी पैसा तब हमने दिया, ठीक है बेटा तुम बेच के आओ।
मेरा इतना ब्याज जुड़ गया है, तुम किसान उसको भी नाराज नहीं कर सकता। तो जो एक्चुअल में रेट फसल का किसान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का शोषण होता है और किसान इसीलिए डेट ट्रैप में जिंदगी भर फंसा रहता है। बच्चा एक कर्ज लिया, उस कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया, फिर दूसरे कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लिया और फिर एंड में ज़्यादातर किसान बेचारे इस कर्ज के जंजाल में दबे रह जाते हैं और उसे एंड सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ सुसाइड समझ आता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने सुसाइड की है सिर्फ अपने कर्ज के चक्कर में। अगर आपको यकीन ना हो तो एक मूवी है पीपली लाइव, उसको जाके देखिएगा। आमिर खान ने प्रोडक्शन किया था उसका, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा जाकर। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल में तो कौन कौन है? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर, मनी लेंडर आर थ्री इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स अकाउंटेड फॉर 93% ऑफ टोटल बोरोइंग इन फार्मर्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जब पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ उस समय टोटल इकोनॉमी का 93% जो भी रूरल क्रेडिट चलता था वो यही नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से चल रहा था। बच्चा अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तो इसमें जैसे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी, साथ ही साथ नाबार्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रूरल क्रेडिट की समस्या को सुलझाने के लिए जो गवर्नमेंट ने बनाई, NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा ये बात। क्या कह रहा है बच्चा? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, कॉमर्शियल बैंक एंड द रीजनल रूरल बैंक टुगेदर दे अकाउंटेड फॉर ओनली 7% और ये सब मिलके 7% रूरल क्रेडिट में इन्वॉल्व हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल 93% इन्वॉल्वमेंट था। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा? आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट कंट्रीब्यूट नियरली 15% एंड कॉमर्शियल बैंक अबाउट 75%। क्लियर? आगे देखिए बच्चा, Following is a belief and description of some important institutional agency offering rural credit. Number 1, cooperative credit society। देखिए ये क्या होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियां क्रिएट कर लेते हैं। एक बार जरा इसको पहले पढ़ लेते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर एट रीजनेबल रेट। देखिए कोऑपरेटिव का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ लोग सोशल वेलफेयर के लिए मतलब किसानों की मदद के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए ऐसी सोसाइटी बनाते हैं और ये बहुत चीप और नॉमिनल रेट पर किसानों को फंड प्रोवाइड कराते हैं। इसको कहा जाता है कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कॉरस्पॉन्डिंग कोऑपरेटिव अकाउंट फॉर 16 to 7%। रूरल क्रेडिट में इसका इन्वॉल्वमेंट 16 से 17% है। देखिए ये सब टर्म एक याद रखिए, इतने ज़्यादा डेटा आपको मेमोराइज करने की नीड नहीं है और इससे ऐसे परसेंटेज के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछता, तो परेशान मत होइएगा। सोसाइटी आर टू इंश्योर टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द फार्मर्स। क्या कह रहा है? फार्मर्स को समय पर और इजीली उधार मिल जाए, सबसे पहला मकसद इन सोसाइटी का ये होता है। कॉमर्शियल बैंक जैसे अगर बच्चा वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, अगर वो लोन दे रहा है तो बदले में इंटरेस्ट आपसे अच्छा खासा चार्ज करेगा और टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए लगा रहेगा। लेकिन इनका मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये चाहते हैं कि जब आवश्यकता हो तब किसानों को इजीली फंड एक्सेस हो जाए। फिर एलिमिनेशन ऑफ मनी लेंडर और क्रेडिट एजेंसी। जितने भी मनी लेंडर और क्रेडिट एजेंसी हैं इनको रूरल क्रेडिट के जंजाल से हटाया जाए या रूरल क्रेडिट मार्केट से निकाल के दूर फेंका जाए, ये एक और मकसद है कोऑपरेटिव क्रेडिट का। फिर स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल रीजन। बच्चा कितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां सभी जगह पर अच्छे से क्रेडिट फैसिलिटी को पहुंचाया जा सके। नंबर पर बच्चा, प्रोविजन ऑफ एडुकेट क्रेडिट इन एरिया कवर्ड बाय द स्पेशल प्रोग्राम डेवलपमेंट। और जो स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में है वहां के लिए स्पेशली प्रोविजन बनाए जाते हैं क्रेडिट फैसिलिटी के लिए कि वहां के लोगों को या वहां उस क्षेत्र में जो किसान है उनको क्रेडिट के लिए भटकना ना पड़े, इजीली क्रेडिट एक्सेस हो जाए। फिर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर कॉमर्शियल बैंक, SBI। काउंटर नंबर 4 पे जाए आगे देखो, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1955 विद फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। 1955 में बच्चा SBI को स्टैब्लिश किया गया इस फोकस के लिए कि ये ग्रामीण क्षेत्र में रूरल क्रेडिट की समस्या को दूर करेगा। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द रूरल क्रेडिट नीड कुड नॉट बी मेट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब सरकार को यह बात समझ आई कि जो रूरल सेक्टर की उधार की नीड है ना, ये क्रेडिट की आवश्यकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी से सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसके लिए हमें और कॉमर्शियल बैंक चाहिए। इसीलिए SBI और अदर कॉमर्शियल बैंकों की स्थापना हुई, जैसे RRB रीजनल रूरल बैंक, इन सब का गठन हुआ। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है, These promote nationalization of certain bank in 1969। और फिर 1969 में
1969 में सरकार ने कुछ बैंकों को नेशनल बैंकों का दर्जा दे दिया। देखिए बच्चा, आगे बढ़ते हुए हमसे क्या कह रहा है, एसबीआई, केरला ग्रामीण बैंक, ये सभी बैंक जो थे गांव देहात में डेवलप किए गए और सरकार ने इनको एक नेशनल बैंक का दर्जा भी दे दिया। फिर आती है बात आरआरबीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे एमसीक्यू में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, याद रखिए, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड डेवलपमेंटल बैंक। याद रखिए, डेवलपमेंटल बैंक लैंड वगैरह के डेवलपमेंट के लिए, कोई नई लैंड खरीदने के लिए ये किसानों को बहुत सस्ते रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे। देखिए आगे क्या कह रहा है, लैंड डेवलपमेंट बैंक वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई पर्टिकुलरली इन रिमोट रूरल एरिया, जो बहुत पिछड़े हुए रूरल एरिया थे उन क्षेत्रों के लिए, ताकि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एक अच्छी मात्रा में पहुंच सके और उन लोगों को इजीली इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में क्रेडिट अवेलेबल हो सके। फिर बच्चा चौथे नंबर पर आता है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी कह लीजिए या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इससे एक शॉर्ट नोट भी कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है आपको नाबार्ड को और उसे एक्सप्लेन करके आना होता है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म अभी रिपीट करो मेरे साथ, क्या बच्चे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए, अगर ग्रामीण सेक्टर में रूरल क्रेडिट के लिए कोई काम कर रहा है तो सबसे उच्च कोटि अर्थात एपेक्स इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड। कौन सा इंस्टीट्यूशन, एपेक्स, सबसे टॉप पर जो काम करने वाला है रूरल क्रेडिट के लिए वो नाबार्ड है। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन होल्डिंग पॉलिसी, प्लानिंग, ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट्स मेन फंक्शन आर एज दिस, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी। जितने भी ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों को फंड की जरूरत होती है नाबार्ड देता, कहता तुम बस ग्रामीण सेक्टर में रूरल चैनलाइज करो, ग्रामीण सेक्टर में क्रेडिट चैनलाइज करो, बाकी तुमको फंड मैं देता रहूंगा। अपने फंड को चैनलाइज कराता है नाबार्ड आरआरबीज और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू। सेकंड नंबर पर बच्चा जब हम बात करें टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, साथ ही साथ इफेक्टिवली एफिशिएंटली किसानों को क्रेडिट अवेलेबल हो और ऑन टाइम उस क्रेडिट की डिलीवरी हो जाए, ज्यादा पेपर की मगजमारी में किसान के साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि डिलीवरी ऑफ क्रेडिट में नाबार्ड बहुत एक्टिव रहता है, देखता रहता है टाइम टू टाइम कि कितने के आवेदन आए और कितनों को कितनी जल्दी लोन एक्सेस हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा, द बैंक वॉज टू फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बैंक हैं वहां पर एक नया रेवोल्यूशन लाया गया बैंकिंग सिस्टम में, किसानों से किस तरीके से बैंकिंग में डील करना है, कैसे किसानों को बैंक अकाउंट के लिए इंकरेज करना है, कैसे बैंकिंग फैसिलिटीज को बताना है किसानों को कि यह आपके लिए यूजफुल हैं, कैसे किसानों का ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि भाई कोई भी किसान जो छोटा मोटा बेचारा पैसा कमा रहा है उसके लिए 4, 5, 10, 50 हजार भी बहुत बड़ी रकम है, तो वो ऐसे ही किसी पे भरोसा करके बैंक में जमा नहीं करेगा। और उस समय जब बैंकिंग सिस्टम नए नए चल रहे थे तो किसानों का एक ट्रस्ट जीतना कि भाई आपका पैसा हमारे पास सुरक्षित है, हम आपका पैसा लेके भागेंगे नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम थे जो नाबार्ड कर रहा था। थर्ड पॉइंट अगर बचा, टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंस एक्टिविटी ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड मेंटेन अ लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे थे उनसे और भारतीय गवर्नमेंट से एक लाइसेंसिंग, एक कोलैबोरेशन के साथ ये काम कर रहा था रूरल क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ाने में और ग्रामीण रूरल क्रेडिट की समस्या को सुलझाने में। टू अंडरटेक मॉनेटरी एंड इवेल्युएटिव प्रोजेक्ट ऑफ रीफाइनेंस बाय इट, साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट नाबार्ड दोबारा रीफाइनेंस कर रहा था उनकी प्रॉपर बैलेंस चेकिंग वगैरह करता रहता था, देखता रहता था कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही से इवेल्युएट करता रहता था कि क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोग्रेस दिख रही है इस प्रोजेक्ट की। आगे आइए बच्चा, RBI and rural credit. In the rural credit system in India has acquired its present size and significance. It is essentially due to the key role participated by RBI. आज अगर भारत में ग्रामीण सेक्टर या ग्रामीण क्रेडिट की समस्या इतना ज़्यादा सुलझ पाई है तो वो एक मेन रोल रहा है उसमें RBI का। किसका बच्चा? RBI। आपको याद हो बैंकिंग चैप्टर तो उसमें मैंने बताया भी था द पापा ऑफ ऑल द बैंक इज RBI। देखिए जरा आगे,
Beginning in 1935, the RBI has been playing an important role to provide credit to agriculture and strengthening the credit institution, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। आरबीआई जब 1935 में नया सिस्टम शुरू किया गया था तो उस समय से ही ये क्रेडिट डेवलपमेंट बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इन सब के साथ मिलके क्रेडिट क्रिएशन पे लग गया और ग्रामीण सेक्टर में रूरल क्रेडिट की समस्या को सुलझाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा। पढ़ते बच्चा, रूरल बैंकिंग आ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जो ग्रामीण बैंकिंग थी उसका एक इवैल्यूएशन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रामीण बैंकिंग में चेंजेस आए या क्या क्या पॉलिसीज का क्या क्या इंपैक्ट रहा। जरा समझिए, रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड ओवर टाइम। द एक्सपेंशन हैज बीन सिग्निफिकेंटली पर्टिकुलर सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कॉमर्शियल बैंक इन 1969। जब 1969 में जो मेजर बैंक्स थे उनको नेशनलाइजेशन का दर्जा दिया गया, उससे पहले तक ज़्यादा सिग्निफिकेंट या ज़्यादा बड़ा कोई रूरल क्रेडिट में योगदान नहीं था किसी भी सेक्टर का। ज़्यादातर रूरल क्रेडिट में नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर इन्वॉल्व था और वही रूरल क्रेडिट को सप्लाई कर रहा था। लेकिन जब बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया तब से फिर थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल वेल्थ मार्क द बिगिनिंग ऑफ सोशल बैंकिंग इन रूरल एरिया। जब से नेशनलाइजेशन हुआ उसके बाद से बैंकिंग एरिया में एक बहुत ज़्यादा सुधार दिखा, एक सोशल बैंकिंग फैसिलिटी हैबिट डेवलप हुई और वह आज भी चल रही है। एम्प्लॉइंग प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न एम्प्लॉय किए गए कि किसानों को जो मनी लेंडर मन माफिक रेट चार्ज करते थे इंटरेस्ट का, वो एक बहुत कम कर दिया जाए। साथ ही साथ अब बाहर में 14% 18% पे ब्याज पे पैसा ले रहा था किसान, वो बैंक से मात्र 7%, 8% या 10% की दर पर लोन ले सकता है। आगे देखिए बच्चा, SHG एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट कंटेन अ क्वेश्चन इन बोर्ड एज वेल। SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आपको SHG को समझना है तो एक सिंपल सा फंडा समझो। देखो SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद से खुद की मदद करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। ऐसा क्या हुआ कि SHG से सबसे पहले तो सेविंग हैबिट प्रमोट की गई। किसानों के अंदर जो भी इनकम थी उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, या उनको ऐसे लोगों ने ग्रुप में मिले तो उन्होंने कहा कि हम लोग हर महीने या हर रोज 100 रुपए 150 रुपए ऐसे इकट्ठे करेंगे। इससे क्या होगा? सेविंग हैबिट बढ़ेगी। अब किसान लोग क्या करते थे, सेविंग हैबिट जब सेव करने लगे तो वह सभी मिलते थे महीने में एक दिन, अपना पैसा इकट्ठा हुआ कि आज भाई 10 लोगों ने हजार सबने सेव किए हैं, इस महीने 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब वो 10,000 उस ग्रुप में जिसको सबसे ज़्यादा नीड होती थी उसको दे दिए जाते थे। हाँ, थोड़ा बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट था। पहली चीज़ फॉर्मेलिटी बहुत कम हो गई थी। अगर आप देखें तो आज के समय में 7 लाख से ज़्यादा SHG ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक बेसिक फंडा था। जैसे आप लोग कमेटी वगैरह जानते होंगे ना, बहुत से लोग कमेटी खेलते हैं शहरों में, इसका नाम अब कमेटी हो गया है ना, या कि महिलाएं किटी पार्टी करती हैं, ये थोड़ा सा वैसे ही रिलेटेड था, पर ये एक सोशल वेलफेयर के रूप में था। एक सेविंग हैबिट प्रमोट की गई किसानों के अंदर, वो सब मिलते थे, अपना पैसा इकट्ठा करके किसी भी एक नीडेड, जिसको सबसे ज़्यादा नीड थी, उसको फंड प्रोवाइड करते थे। देखिए क्या कह रहा है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आर इमर्जिंग फिनोमिना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में एक बहुत इमर्जिंग फिनोमिना के रूप में डेवलप्ड हुए। SHG प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग रूरल हाउस होल्ड। ग्रामीण घरों में सेविंग हैबिट को प्रमोट किया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ? स्मॉल सेविंग आर मोबिलाइज्ड बाय द SHG ऑफर्ड एज क्रेडिट टू द डिफरेंट मेंबर डिपेंडिंग ऑन देयर नीड। और फिर डिफरेंट मेंबर को उनकी नीड के अनुसार क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता था। क्लियर है बात? आगे देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी। कुछ सिक्योर रखने की, जमीन वगैरह कागज वगैरह कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं थी। एट मॉडरेट रेट, बहुत कम ब्याज दर होती थी। बेसिकली मोर देन 7 लाख SHG, मैंने अभी बताया 7 लाख से ज्यादा SHG आज भी भारत में ऑपरेट कर रही हैं। एक ये स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। बच्चा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम एम टू एक्वायर टू एडुकेट एंड टाइमली सपोर्ट द फार्मर फॉर देयर शॉर्ट टर्म नीड। अब किसानों को जो शॉर्ट टर्म नीड होती है ना, जैसे फर्टिलाइजर लेना है, बीजा खरीदना है, HYV सीड लेनी है, पेस्टिसाइड लेनी, इन सब नीड्स के लिए किसानों को सरकार एक किसान क्रेडिट कार्ड देती है। आप
इजीली बिना किसी फॉर्मेलिटी के सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आ गया ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। फिर नाबार्ड का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हमने पढ़ा कि ये एक और बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा रूरल क्रेडिट के लिए। नाबार्ड अपने आप में एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में फंड्स को चैनलाइज कराने में मदद करता है आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है? इट इज नॉट डिनाइंग दैट द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गॉन अ लॉन्ग वे। अब हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ने एक लंबा अरसा, एक लंबा रास्ता तय किया, पर अभी भी बहुत सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल मनी लेंडर्स आज भी ग्रामीण एरिया में क्रेडिट फैसिलिटीज को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना ब्याज खोर या सूद खोर, ये सब होते हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है? डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। रूरल बैंकिंग सिस्टम में सबसे पहली समस्या, बैंकिंग क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीन टाइड ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। जो भी बैंक से या कहीं से कोई लोन मिलता था बच्चा, वो बिना कोलेटरल, बिना कुछ गिरवी रखे नहीं मिलता था। और गाँव देहात में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता था। आगे देखिए क्या कर रहा है? ओइंग टू द पॉलिटिकल पॉपुलेशन द गवर्नमेंट हैज ऑफन शोज द लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन। साथ ही साथ लोन की रिकवरी में भी सरकार बहुत ज़्यादा ढीली ढाली थी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति एक बहुत बड़ी राजनीति। अब किसान, जो भी नए पॉलिटिशियंस क्रिएट होते थे, वो पहली चीज़ सरकार बनाने के लिए यही एक दावा करते थे, हम किसानों के लोन माफ़ कर देंगे। अब देखिए, लोन माफ़ करना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चा। किसी को फाइनेंशियल हेल्प करने से अच्छा है उसे इस काबिल बना दो कि उसे फाइनेंशियल हेल्प लेने की नीड ना पड़े। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि कभी भी किसानों के लोन मत माफ़ कीजिए। अगर आपको करना है, आप उनका इंटरेस्ट माफ़ कर दीजिए। लोन माफ़ करने से क्या होगा? वो अगली बार फिर लोन लेंगे, उनको लगेगा फिर सरकार आएगी, वोट बैंक के चक्कर में हमारा फिर से लोन माफ़ हो जाएगा। पर वो जो लोन उनको दिया गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी पर टैक्स पे करके दिया है, या बहुत से लोग हैं जो उस पैसे की रिकवरी के बाद इकॉनमी में बेनिफिट उठा सकते थे। इसीलिए कभी भी किसी का लोन मत माफ़ करो। और उस समय सरकार लोन रिकवरी में बहुत ढील ढाल कर रही थी। एज अ रिजल्ट डिफ़ॉल्ट रेट ऑफ 10 to 12 एंड राइज ओवर टाइम। डिफ़ॉल्टर जो थे, मतलब जो लोन नहीं चुका पाते थे, उनकी रेट दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। आगे क्या कह रहा है बच्चा? अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर थ्रिफ्ट सेविंग ऑफ फ्यूचर अमंग द फार्मिंग फैमिलीज। सिर्फ कुछ ही बैंक थे जिन्होंने सेविंग हैबिट को हाउस होल्ड सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमोट कर दिया, पर बाकी बैंक ये करने में असमर्थ रहे थे। आगे देखिए बच्चा, अ चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केट। अब रूरल मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं थी बच्चा। जो मार्केट सिस्टम था रूरल क्षेत्रों में, वो एक ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी। जो रेट चाहें वो महाजन और मनी लेंडर या जो एजेंट होते थे बीच में, वो निर्धारित करने में लगे रहते थे ताकि उनका बेनिफिट हो, पर एक्चुअल में जो कल्टीवेट कर रहा है लैंड, उसका सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होता था। देखिए क्या कह रहा है? आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म, प्रोड्यूस इट, ग्रेड, पैक इट एंड स्टोर इट। देखिए, जब फसल कट जाती है उसके बाद उसकी ग्रेडिंग की जाती है, उसे असेंबल किया जाता है, फिर उसे पैक करके बेचा जाता है। अब किसानों के पास उस समय इतनी ज़्यादा ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दीज प्रोसेस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड फाइनल सेल। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में यही सारे प्रोसेस इंक्लूड होते कि कटने के बाद से फाइनल सेल होने तक सारा काम एग्रीकल्चर मार्केट में किया जाता था। प्रोड्यूस बाय द फार्मर, दस एग्रीकल्चर मार्केट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट फॉलो गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सबसे पहली चीज कटने के बाद उस प्रोडक्ट को एक साथ इकट्ठा करना, फिर उसे प्रोसेस करना, और लाइक अलग, जैसे प्रोसेस का मतलब आप ये समझो, आपने देखा होगा गेहूं की फसल होती है, लगती है, उसको काटा जाता है, फिर उसे ऐसे पटक पटक के बीजा अलग किया जाता है। और फिर घर में भी जब गेहूं का कभी गेहूं से जब कभी आटा पिसना जाया जाता है तो पहले मम्मी उसे फटकती है, एक सूप होता है पीले रंग का, ऐसे छटक छटक के, ताकि भूसा अलग किया जाए और गेहूं अलग किया जा सके। तो ये एक प्रोसेस है, इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर ग्रेडिंग, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ए ग्रेड, बी ग्रेड। आपको बताएं बच्चा, जो इतना भी ए ग्रेड फल फ्रूट होता है वो हम लोग हमारे देश में उगाते हैं पर खुद नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो सब एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फॉरेन में। क्यों? क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर रहा है। आपको बताऊं, आप सभी ने आम खाए होंगे, आम खाते हो, कहीं ना कहीं ऐसे पिंपल निकला है, दाना निकला है, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, भिन्न भिन्न। जो ए ग्रेड आम होता है, जैसे अल्फेंजो, मैं हमेशा बताता हूँ, एक बहुत प्यारा आम है,
उसकी सुगंध, आहा भाई साहब, आपने वो स्लाइस का ऐड देखा ना जो कैटरीना कैफ ली थी, वो अल्फांसो आमी है, आप फ्रिज में ला के रख लो, एक हफ्ते तक अगर उसकी खुशबू खत्म हो जाए फ्रिज से तो बात रही, इतना प्यारा आम होता है। लेकिन या तो वो बहुत महंगा मिलता है या मिलता ही नहीं, उसे सबको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द बायर्स प्रेफरेंस। फिर हम प्रोडक्ट को ऐसे पैक करते हैं जो बायर की प्रेफरेंस हो। स्टोरिंग द प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर सेल। अब देखिए जो प्रोडक्ट अभी बना या जो पैक हो गया इमीडिएट तो बिक नहीं जाएगा, इसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कि हो सकता है भविष्य में इसकी डिमांड क्रिएट हो। तो ये भी एक एग्रीकल्चर मार्केट का एग्जांपल है। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन प्राइस इज ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब याद रखिए लुभावना, और फिर ऐसे प्राइस पर बेचा जाए जो बहुत आकर्षक और लुभावना हो। आगे देखो क्या कह रहा है, At the time of independence, agriculture market was almost under the complete control of मनी लेंडर। और आज़ादी के समय पर पूरी की पूरी एग्रीकल्चर मार्केट, मैंने शुरू में बताया, ये पूरा का पूरा मनी लेंडर और महाजन ही कंट्रोल कर रहे थे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था एग्रीकल्चर मार्केट का, किसानों को एक्चुअल जो रेट मिलना चाहिए था अपने प्रोड्यूस का, वही नहीं मिल पा रहा था। एक आता है बच्चा टर्म, इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, डिस्ट्रेस सेल। क्या होती है डिस्ट्रेस सेल? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे कभी कभी डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आता है। डिफाइन डिस्ट्रेस सेल। याद रखिए डिस्ट्रेस सेल को बहुत साधारण भाषा में आपको समझाता हूँ। आप मजबूरी में अपनी फसल को बहुत लो रेट पर बेच दें, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट रेट क्या है, बस आपको फसल बेचनी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहला तो कारण ये है कि फसल कट के रख दी गई, अब किसान के पास उस फसल को स्टोर करने की जगह नहीं है, तो बेचारे को मजबूरी में उसे मनी लेंडर के बताए रेट पर ही फसल को बेचना पड़ता है। या दूसरा, कभी कभी किसानों को बहुत इमीडिएटली फंड की नीड हो जाती है, जैसे मान लो फसल कटी है या इधर बेचारे किसान की बिटिया की शादी, अब उसे इमीडिएट पैसा चाहिए। अब वो इंतजार नहीं करेगा कि मार्केट रेट उछलेगा गरेगा, वो कह रहा जिस पे भी मिले बेच दो, पैसा ला के दो, बस मेरी बिटिया की शादी हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन कारणों से जब किसान अपनी फसल को किसी भी लो रेट पर बेचता है तो उसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। देखिए क्या कह रहा है, डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन फार्मर वर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट नो मैटर हाउ द मार्केट प्राइस इज लो। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट प्राइस कितना लो है, कटने के तुरंत बाद बेच दी जाती है। फिर क्या कह रहा है बच्चा, द कंपल्शन ऑफ सेल अराइजेस बिकॉज फार्मर नीड इमीडिएटिव कैश टू पे ऑफ देयर डेप्ट और दे हैव लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। इसको कहा जाता है डिस्ट्रेस सेल। बात समझिए बच्चा, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए, जरा उनकी बात करते हैं बच्चा। तो सबसे पहला था रेगुलेटेड मार्केट, मतलब एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो इस मार्केट को रेगुलेट करेगी और इस मार्केट के सभी डिसीजंस गवर्नमेंट के अंडर देख रेख में लेगी। Market have been established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee। एक कमेटी बनी जो सेल और परचेज ऑफ प्रोड्यूस जो भी गुड है उनको देखती रहेगी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई महाजन मनी लेंडर किसी किसान का शोषण ना करे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, वहां पर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, फार्मर भी होगा और ट्रेडर भी होगा। फिर क्या कह रहा है बच्चा, मार्केट सिस्टम इज मेड ट्रांसपेरेंट विद अ स्ट्रिक्ट विगल ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर स्केल एंड वेट। पहले के समय में किसानों की जो सबसे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन थी ना, वो ये थी कि प्रॉपर मेजरिंग नहीं होती थी उनकी आउटपुट की। मतलब 1 किलो दिखा रहा है पर लिया जा रहा है 1.5 किलो। आपने एक मूवी देखी होगी, मैं आपको यहाँ पर रिवाइंड कराना चाहूँ, नायक, अनिल कपूर की मूवी देखी। उसमें जब वो छापा मारता है, एक दिन का सीएम बनता है, तो ऐसे कहते हैं ना, ये क्या है, वर्ल्ड कप हरामखोरी का। मतलब इधर से नापो या इधर से नापो, तेल कम ही जाता है। मतलब आप 1 किलो लेंगे तो आपको तेल मात्र 800 ml ही मिलेगा, बल्कि 1 kg तेल में 900 ml मिलना चाहिए। जो 100-150 दिन भर में अगर मान लो इन्होंने 100 लोगों का ऐसे चुंगी लगा दिया तो कितने का कमा लिया और उसका कितना नुकसान हो गया। ऐसे ही मार्केट में होता था किसान के आउटपुट में। मान लो उन्होंने क्या कर रखा है, वेट जब 100 किलो है तो वो एक्चुअल में 150 किलो है, पर वहां पर दिखेगा कितना है, 100 किलो। इस तरीके से ऐसे एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए प्रॉपर स्केल और वेट वगैरह यूज किए जाने लगे। तो सरकार ने मतलब एक कमेटी बना दी थी जो रेगुलेट कर रही थी ग्रामीण मार्केटिंग को। क्लियर है? आगे देखिए क्या कह रहा है, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड। द गवर्नमेंट हैज बिल्ट रेगुलेटेड मार्केट यार्ड एज द आउटस्कर्ट ऑफ द मोस्ट टाउन। ज्यादातर शहरों के बाहर सरकार ने ऐसे क्षेत्र डेवलप कर दिए, या एक ऐसा बड़ा सा एरिया लेके उसको
टीन शेड डाल के बिल्कुल एक कहते हैं ना बड़ी मंडी, जैसे आपने नाम सुना होगा आपके शहर में या गांव में हर जगह होती है बड़ी मंडी, हर एरिया में होती है, वहां फसल मार्केट से सब्जियों के रेट बहुत अलग होते हैं, बहुत कम पे मिल जाता है। ऐसे एरिया सरकार डेवलप करने लगी आउटस्कर्ट ऑफ टाउन्स वगैरह में, ठीक है। आउटस्कर्ट मतलब बाहरी क्षेत्र में, जैसे गांव के बाहर एक बड़ी सी मंडी डेवलप कर दी, वहां पे सब जाके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जिनको खरीदना है वो खरीदते हैं। A cooperative agriculture marketing society. The government is encouraging the formation of cooperative agriculture marketing society. As member of these society, farmer find themselves better bargainer in the market. अब देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में किसान लोग क्या होते थे, आपस में मिलके कोऑपरेटिव बना ली। अब क्या हुआ, जब ये मार्केट से सामान लेने गए तो पहले ये इंडिविजुअल बेसिस पे जाते थे तो इनकी क्वांटिटी कम होती थी, पर अब ये एक ग्रुप के बेसिस में जाते हैं तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और हमें पता है कि जब हम बल्क में ऑर्डर करते हैं तो हमारे प्राइसेस में अपने आप चेंजेस आ जाते हैं, हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। सामने वाला कह रहा 1000 रुपये के 100 किलो, हमने नहीं 800 रुपये के 100 किलो देने तो बताओ क्योंकि हमें 8000 किलो लेना है। समझ गया बात, आगे आओ। अच्छा, साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, सरकार ने ऐसे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी में भी बहुत वर्क किया। टाइम धीरे धीरे जगह जगह पर वेयर हाउस बनाए जाने लगे। क्यों? क्योंकि जो फसल कट रही है वो इमीडिएट नहीं बिक पा रही है, तो उसको स्टोर किया जा सके ताकि वो फसल एक्चुअल जो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर डिजर्व करती है उसको मिले और वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके, डिग्रेड ना हो। क्या कह रहा है बच्चा? With a view of avoiding distress sale, the government is offering warehousing facility. Distress sale अभी बताया था, जब जगह ना होने के कारण या स्टोरेज प्लेस ना होने के कारण किसान को हार्वेस्ट होते ही फसल को बेच देना पड़ता था, तो ऐसे में सरकार वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी देने लगी। फिर आता है बच्चा हमारा सब्सिडीज ऑफ सब्सिडी ट्रांसपोर्ट, रेलवे ऑफरिंग सब्सिडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू फार्मर ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट एंड दे गेट अ बेटर डील। अब सरकार ने रेलवे को भी ये कहा कि भाई ट्रांसपोर्ट में किसानों वगैरह को थोड़ी सी सब्सिडी दो। थोड़ी सी क्या, ये समझो इनका तो आना फ्री जाना फ्री। जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं आपने देखा होगा, कभी भी आप देखते सुबह सुबह बहुत सारी ट्रेनों पे ऐसे वो दूध की बाल्टियां टंगी होती है ना, टंगी होती हैं बाल्टियां लाइन से टंगी होती है पैसेंजर ट्रेन पे। वो क्या करते हैं, गाँव से आए अपने दूध की ऐसे बाल्टियां टांगी, साइकिल से चढ़ गए ट्रेन में, अब शहरों में जाके वो दूध सप्लाई कर रहे हैं ताकि एक अच्छी डील मिल सके। और सरकार को वो बहुत नॉमिनल किराया भी नहीं देते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे काम चलते हैं वो किराया ही नहीं देते। सरकार भी कहती है ठीक है, जो बेचारे गरीब हैं उनका काम चलना चाहिए, उनको सब्सिडी मिल रही है हमारी तरफ से, हम ये समझ लें। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए बच्चा, dissemination of information, electronic media and print media are actively engaged in offering market related information। आप लोग कभी अखबार खोल के देखिएगा, उसमें डेली का भाव आता है, आज आलू का भाव, अरहर दाल का भाव, मतलब डे टू डेली मार्केट रेट सबको पता हो रहे हैं। गांव देहात में भी किसानों को एक्चुअल रेट के बारे में जानकारी हो, इसलिए प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया दोनों ही काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा एक डीडी किसान चैनल आता है बच्चा, वो दिन भर किसानी करने के नए नए तरीके, नई नई फसल कैसे लगानी है, इन सब के बारे में जानकारी दिए रहता है। अब इन सब का पैसा कौन खर्च कर रहा है? सरकार, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके, इंफॉर्मेशन का अभाव ना हो। आगे देखो, फिर आता है बच्चा एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। कभी कभी क्या होता है, जब हम मार्केट रेट पे देखते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई या मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे किसी चीज का प्राइस एक्चुअल प्राइस से बहुत लो हो जाता है। जैसे मान लो किसान को आलू उगाने में लागत लग रही है 12 रुपये, पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जब मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस निकला तो वो सिर्फ 10 रुपये निकला, तो ऐसे में किसान का 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और प्राइस को अबव इक्विलिब्रियम फिक्स कर देती है कि आप इससे कम पर माल नहीं बेचेंगे और इससे कम पे कोई और सेलर माल नहीं खरीदेगा। इसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट चेक लगाई थी कि कम से कम, अब जैसे कि आलू 12 रुपये का एक्चुअल में कल्टीवेशन को पड़ रहा है, कल्टीवेट करके पड़ रहा है, पर मार्केट रेट 10 है, तो गवर्नमेंट आई कहेगी आज से आलू 15 रुपये प्रति किलो बिकेगा, कम से कम 3 रुपये उस किसान को भी तो बेचारे को 1 किलो पे मिले। हाँ या ना? अब आप लोग कह रहे होंगे अगर सरकार भैया अबव इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स कर देगी तो ऐसे में लोग खरीदना बंद कर देंगे, तो बिल्कुल सही बात है। तो सरकार ने यहाँ पर एक और प्रोविजन दिया। सरकार कहती है जब कोई नहीं खरीदे हम खरीदेंगे, और उस स्टॉक को सरकार कहती है बफर स्टॉक। जब आप लोगों से, जब गवर्नमेंट किसानों से माल खरीद के रखती है तो उसे कहा जाता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि जब कभी देश में कहीं कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो वहाँ पे मदद करने के लिए वो सामान वहाँ पहुँचाया जा सके, इसको कहा जाता है बफर स्टॉक। अब क्या एक बार बना हुआ, हर साल नहीं, हर साल सरकार नया बफर स्टॉक मेंटेन करती है। जो पिछले साल का होता है, जो यूज़ हो गया ठीक है, जो बचा उसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो किसान और
किसान कह रहा सॉरी, ये जो राशन वगैरह कंट्रोल वाली शॉप्स होती हैं वहां से डिस्ट्रीब्यूट करा देती है बहुत नॉमिनल रेट पर। आगे देखिए क्या कह रहा है, is an important step initiated by government to improve agriculture marketing system. MSP is an assurance of the farmer that their produce would be purchased by the government at the specific price. Of course, the farmer were free to sell their produce at price higher. अगर उससे ऊंचे प्राइस पर कहीं किसान को मिले तो फ्री है, बेच सकता, पर अगर वो प्राइस से कम मिल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सरकार को वो अपना मार्केट में बेच सकता है प्रोड्यूस, कोई दिक्कत। आगे आइए। अब बच्चा अगर हम बात करें अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल अ रे ऑफ होप, आज के समय में जैसे आप देखते हैं बिग बाजार है, रिलायंस पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी जो शहरों में खुल रहे हैं, ये सब क्या है, एक नई आशा की किरण है कि ये सीधा फार्मर से डील करते हैं और एक बहुत अच्छा प्राइस उनकी फसल का उनको पे करके प्रोडक्ट को मार्केट में ले आते हैं। और दूसरी चीज, किसान को कटने के बाद स्टोर वगैरह करने का भी कोई झंझट नहीं, पैकिंग वगैरह ये सारा काम खुद करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये बिग बाजार है, क्या कह रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हु हैव बीन साइलेंट सफर्ड बाय द हैंड ऑफ मिडलमैन, अब उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीधा इन कंपनीज से डील कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल टू द फार्मर टू द कंज्यूमर इज वन सच चैनल, क्या सीधा कस्टमर खरीदेगा किसान से या किसान सीधा बेचेगा कस्टमर को। आगे देखिए बच्चा, द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आर लॉन्च बाय दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी और बिग बाजार। अपनी मंडी और बिग बाजार, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च इट्स ओन थ्रू रिदम बाजार एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज लॉन्चिंग थ्रू उज्वर संडीज। उज्वर सैंडीज नाम देख लीजिए, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा वगैरह है। और तमिलनाडु में एक ऐसी योजना लागू की गई जिसका नाम था उज्वर संडीज, डायरेक्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर बाय द नेशनल एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक रिलायंस रिटेल स्टोर एटसेट्रा। ये सीधा जाके इंटरेक्ट करती हैं और उनसे माल खरीद लेती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द मार्केट रिस्क। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब खेती में डाइवर्सिफिकेशन आने लगा, नई नई फसल उत्पन्न होने लगी है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीएलोकेशन ऑफ सम फार्मर्स प्रोड्यूस resource into a new activity and crop reduce marketing risk because price of all crop may not be drop at the same time, it's one crop fetch low revenue than other। अब क्या हो रहा है, किसान एक साथ दो दो तीन तीन खेती कर रहा है, अगर एक का प्राइस कम भी है तो बाकी दो से उसको एक अच्छा रेवेन्यू मिल जा रहा है। आगे बढ़िए बच्चा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एम्प्लॉयज प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाई वेराइटी ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेसिफिक क्रॉप। बच्चा जो पहले एक ही प्रकार गेहूं 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 ही उगाता था, अब वो 3-4 प्रकार की फसल एक साथ उगा रहा है, इसको कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। आगे देखिए बच्चा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉइंग अ शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरिया ऑफ प्रोडक्शन एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, इट रेज इनकम एज वेल। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर एरिया में शिफ्ट आ रहा है वैसे वैसे नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहली चीज बच्चा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट का सोर्स आज के समय में हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बच्चा पशुपालन एक अपने आप में बहुत अच्छा सोर्स है, और अभी आपको बताऊं कि इस साल जो बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो फंड के रूप में चैनलाइज किया जाएगा। इसमें क्या होता है, डेयरी फार्मिंग हुआ, पोल्ट्री फार्मिंग हुआ, ये सब एग्रीकल्चर हस्बेंड्री में आते हैं। देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। अब खेती नहीं, एक एनिमल हस्बेंड्री भी एक अच्छा सोर्स है। जैसे एग्रीकल्चर के नाम पे अगर हम बात करें तो हम सिर्फ फसल उगा सकते हैं, पर इसमें हम पशुपालन करते हैं। बेटा आपको बताऊं, अमूल कोऑपरेटिव, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, नाम याद रखिएगा। जब अमूल कोऑपरेटिव को डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने फाउंड किया था, तब ये एक मोटिव से लॉन्च की गई थी कि अब जहां गांव देहात में पशुपालन हो रहा है, गाय भैंस पाली जा रही है, एक गाड़ी जाएगी वहां से सबका दूध कलेक्ट करेगी किसानों के यहाँ से, और फिर इसको प्योरीफाइड करके पैक करके बेचा जाना शुरू कर दिया जाएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल भी है, ये याद रखिएगा। पोल्ट्री, कैटल एंड गॉट एंड शिप आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। क्लियर है बात। फिर आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के रूप में, फिशरीज। बच्चा केरला, महाराष्ट्र, या जितने भी ये पोर्ट एरिया हैं, गुजरात वगैरह जहां समुद्र पाया जाता है, वहां पर फिशरीज पालन या मछली पालन भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता जा रहा है। आगे बढ़िए बच्चा, इसके बारे में आप एक बार रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा।
फिर आती है बात हॉर्टिकल्चर की। जी हाँ, स्पेलिंग बहुत ध्यान से, कुछ गलत सलत मत लिख के आना। हॉर्टिकल्चर, हाँ, यहां पर बात हुई फ्लावरिंग की, कैसे आप फूलों की खेती करके बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए जरा क्या कह रहा है, हॉर्टिकल्चर इज अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, इट मोर लाइकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन रेदर देन अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर क्रॉप इंक्लूड फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। इसमें फलों की खेती करो, सब्जियों की खेती करो, फूलों की खेती करो, फसल अनाज वगैरह नहीं। अब ये ऐसी क्यों, क्योंकि एक तो जल्दी पक जाती है, जल्दी फसल दे देती है, और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत हेल्प कर रही है। फिर आता है बच्चा कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये हैंडमेड प्रोडक्ट वगैरह हैं जो शहरों में आज के समय में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत कॉमन होती जा रही हैं। इसमें क्या होता है, घरों में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, 4-5 महिलाओं ने मिलकर अपना काम शुरू कर दिया। बहुत सारे हैंडमेड आर्टिकल आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे ना, ये सब क्या है, हैंडमेड होते हैं। एक छोटी छोटी घरों में ही ऐसी फैक्ट्री लग जाती हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रही है। याद रखिए बच्चा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तनवा। क्या तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, याद रखिए तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु विद अ व्यू ऑफ ट्रेनिंग वुमेन टू डाइवर्सिफाई टेक्निक ऑफ farming. It is expected to raise employment women as well as their income through higher level of production, having acquired specialized skill through training. अब देखिए क्या कह रहा है, तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें उन्होंने महिलाओं को ट्रेन करना शुरू किया। अब महिलाएं क्या है, ये ट्रेनिंग लेती थी, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करती थी, तो इससे महिलाओं के अंदर एक रोजगार की भावना भी क्रिएट होने लगी और वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी जनरेट कर रही है। याद रखिए तनवा से क्वेश्चन आ सकता है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, याद रखिएगा तनवा का मतलब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल फैक्टर हो जाता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि ऐसी खेती जिसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज नाममात्र रहेगा और ज्यादातर जो भी फसल में खाद वगैरह दिया जाएगा वो डिकम्पोस्ट के रूप में दिया जाएगा, मतलब वो नेचुरल होगा। उससे फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उपजाऊता बढ़ेगी और फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा बना रहेगा। हाँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक फ्रूट थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इनका आउटपुट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये भी एक अच्छा फॉर्म है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाई अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टिवेशन. Animal manure and compost are the basic organic inputs. These discard the use of chemical input and fertilizers, insecticide, pesticides. आगे देखिए क्या कह रहा है, however it need to be noted that simply discarding the use of chemical fertilizer is not organic farming, rather it is a system of farming that focus on maintaining soil health. ये एक ऐसा सिस्टम है जो सॉइल की हेल्थ बनाए रखने में फोकस करता है rather than plant health, so that farming become a long period sustainable process. इससे फसल के आउटपुट का भी समय लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा स्कोप है आज के समय में। जैसे जैसे लोग यूथ हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है, हम वैसे वैसे ऑर्गेनिक सब्जियों की डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि अगर हेल्दी है, थोड़ा सा कॉस्टली हो चलेगा, वो पे करने को तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं ऑर्गेनिक हो। केमिकल युक्त चीज़ें अब लोग अवॉइड कर रहे हैं। सबसे पहला, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकती उनका यूज नहीं करना हमें। सेकंड क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ऐसे प्रैक्टिस की जाती है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब फर्टिलाइजर, केमिकल का यूज नहीं होगा तो ज़मीन की फर्टिलिटी कम नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, जिससे ज़मीन लंबे समय तक फर्टाइल बनी रहेगी। आगे क्या कह रहा है बच्चा, सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया। नंबर, हेल्दी एंड टेस्टियर फूड, मतलब खाना टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। मैं आपको फिर बताऊं, आप सबने गोभी खाई होगी या नहीं हो, तो अभी जब गोभी आएगी गर्मियों में, आप लोग एक एक गोभी का ऐसे छोटा सा डंठल चबाइएगा, आपको कोई टेस्ट नहीं समझेगा, एकदम फीकी होती है। लेकिन वहीं आप जाइएगा अपने एरिया में जहाँ पर ऑर्गेनिक गोभी मिले, वो 50 रुपये का एक छोटा सा फूल आपको देगा, लेकिन आप उसको खाइएगा, आपको टेस्ट समझ आएगा कि एक्चुअल में गोभी का टेस्ट क्या होता है या नहीं। ये सब केमिकल वाली, रात में लौकी इतनी सी होती है, इंजेक्शन लगा, सुबह इतनी लंबी लौकी तैयार, रात में कद्दू इतना सा था, इंजेक्शन लगा, ये फूल के तैयार। तो इन सब से क्या हो रहा है, अब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में जाएंगी बच्चा, तो कहीं ना कहीं ये सब इंटरनली हमारे सिस्टम को डैमेज करेंगी। यही एक कारण है कि
कैंसर, स्किन रोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों का खान पान, सदगुरु रामदेव ये सब क्यों इतना ज़्यादा योगा और डाइट पर कहते हैं फोकस रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। लेकिन आज के समय में हम लोग पैकेट और जंक फूड के चक्कर में इस कदर मारे जा रहे हैं कि हम अपनी इंटरनल हेल्थ को भूलते जा रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है बच्चा, इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, कोई महंगी महंगी टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है, लेकिन फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, पर यहाँ जो आउटपुट उगता है वो एक लंबे समय के गैप पे उगता है, तो इसीलिए कॉस्ट आउटपुट की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बच्चा, इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट द ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर लेसर यील्ड ऑफ कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग। जो आज के समय में पूरा टेक्निकल जो मीन्स प्रोडक्शन के हैं उनको यूज करके आप जल्दी आउटपुट बना सकते हो, उसकी अपेक्षा ऑर्गेनिक फार्मिंग कम रिलायबल है, पर लोग कर रहे हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रहे हैं। और बच्चा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको पढ़ने में मजा आया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो भी बिना सब्सक्राइब किए बच्चा मत जाइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट तो हमको दिखाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फोड़ के मानना है, बोर्ड में इस बार रॉक करके दिखाएंगे। थैंक यू।